Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss lecture number 15. And in today's lecture, we are going to discuss the topic studies on conformity. Beta, do you remember that in previous class, we had discussed about conformity. And by conformity, we had understood that it is some sort of tendency in which we always try to look like others. We always try to follow other people. We always follow these suits. It means what the other people are doing, we try to do same. Beta, today we are going to discuss through classical research on conformity. बेटा कंफर्मिटी के ऊपर जितनी भी रिसर्च की गई है उसमें से जो सबसे ज्यादा मोस्ट क्लासिकल इन्वेस्टिगेशंस हैं वो दो हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. नंबर वन, हाउ हैव सोशल साइकोलॉजिस्ट स्टडी कंफर्मिटी इन द लेबोरेटरी. यानी कि सोशल साइकोलॉजिस्ट ने कंफर्मिटी को लेबोरेटरी के अंदर कैसे स्टडी किया है. बेटा ये चीज आप लोगों के लिए नई होगी कि भाई लेबोरेटरी में ये तो सुना था कि मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं जिनका तजुर्बा किया जाता है, मुख्तलिफ चीजों पे तजुर्बा किया जाता है, लेकिन लोगों के ऊपर तजुर्बा कैसे किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर. तो बेटा इस पर किया जाता है जो कि सोशल साइकोलॉजिस्ट करते हैं. What do their findings reveal about the potency of social forces and nature of evil? यानी वो जो तजुर्बात किए गए और उन तजुर्बात की जो फाइंडिंग्स थी उन फाइंडिंग्स से हमें पता चलता है कि जो सोशल फोर्सेस होते हैं या जो नेचर ऑफ इविल होता है, यानी जो नेगेटिव नेगेटिव फोर्स होता है, नेगेटिव इविल होता है, उसकी नेचर क्या है, उसकी नेचर के बारे में हमने जो है वो फाइंडिंग्स यानी क्या हमें मिलती हैं इस एक्सपेरिमेंट्स में. नंबर टू, researchers who study conformity and obedience construct miniature social worlds, laboratory microcultures that simplify and simulate important features of everyday social life. यानी वो रिसर्चर्स जो कंफर्मिटी और ओबीडियंस को स्टडी करते हैं उनका तरीकेकार क्या होता है कि वो लेबोरेटरी के अंदर बिल्कुल वही माहौल, नेचुरल माहौल क्रिएट करते हैं जो कि आम दुनिया में पाया जाता है. लोगों को बिठाते हैं, उनके दरमियान एक मखसूस रिलेशनशिप कायम करते हैं, फिर उस रिलेशनशिप के अंदर उनको रोल दिए जाते हैं, फिर उनका बिहेवियर देखा जाता है कि किसका बिहेवियर कैसा रहता है और क्यों रहता है. ठीक है बेटा. और उस एक्सपेरिमेंट में जो उनकी अरेंजमेंट होती है उसमें यानी जो रोजमर्रा की हमारी लाइफ है उससे मिलती जुलती चीजें उसमें वहां पे यानी रखी जाती हैं ताकि उस एक्सपेरिमेंट को नेचुरल टच जो है वो दिया जा सके. नंबर थ्री, some of these studies revealed such startling findings that they have been widely replicated and widely reported by other researchers, earning them the name of classic experiment. बेटा ये जो वर्ड क्लासिक है ये हमेशा उस चीज में अप्लाई होता है जो बहुत ज्यादा मशहूर हो जाए और सालों से बल्कि दहाइयों से यानी वो मशहूर होती है तो उसको हम क्लासिक का नाम देते हैं. ठीक है बेटा. तो ये जो स्टडीज की गई हैं अब तक उनको बार बार रेप्लिकेट किया गया. रेप्लिकेट यानी एक स्टडी पाकिस्तान में की गई, दूसरी इंडिया में की गई, वही तरीके को अपना कर तीसरी अमेरिका में की गई, इस तरह से यानी उसको रिपीट किया गया और वो जो फाइंडिंग्स थी वो तकरीबन सेम ही आती गई हैं. अच्छा बेटा, सबसे पहले जो स्टडी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एश स्टडी ऑफ ग्रुप प्रेशर. बेटा इस स्टडी में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आप लोग 7 हैं, 8 हैं या 10 जने हैं, तो ये जो जितने ज्यादा लोग होते हैं उन लोगों का एक बंदे के ऊपर प्रेशर क्या रहता है, कैसा रहता है. तो उस एक बंदे के डिसीजन,
उसकी सोच, उसकी जजमेंट पर बाकी सारे लोगों का प्रेशर होता है एक तरह का। और फिर वो जो एक बंदा है वो भी दूसरे बंदों की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है जैसा कि 7 बंदे दूसरे करते हैं। बेटा इसको डिस्कस करने से पहले आई वुड लाइक टू शो यू अ फिगर। बेटा कैन यू सी द फिगर? यस सर। अच्छा बेटा, एश जो था जिसने एक्सपेरिमेंट किया था उसने दिखाया कि भाई ये एक लाइन है, एक्स एक्स लाइन है। अच्छा उसने यानी कि लाइन में बिठाया लोगों को, 7 जने थे 8 थे, हम तफसील आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा उसमें 7 8 जो होते हैं उसमें एक बंदा होता है जिस पर तजुर्बा किया जाता है। बाकी के जो 7 8 बंदे होते हैं बाकी के सारे वो सारे यानी कि अकम्प्लाइज होते हैं। अकम्प्लाइज कौन होते हैं? अकम्प्लाइज यानी कि जो रिसर्चर के अपने बंदे होते हैं, उनको सिखाया गया होता है कि भाई आपने इस तरह से करना होता है, ठीक है, और उनको ही एक्सपेरिमेंट का पता होता है। बाकी के जो लोग होते हैं एक बंदा होता है यानी उस पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो अब शुरू कहाँ से करते हैं? बाकी के जितने भी लोग हैं उनसे शुरू करते हैं, और फिर ये देखा जाता है कि वो जो बाकी 7 लोग हैं वो अगर गलत जवाब दें, तो क्या उन 7 के गलत जवाबात का इस 8वें बंदे पर असर पड़ता है? तो क्या वो जो 8वां बंदा है वो इन 7 बंदों के एक एक जैसे जवाब का यानी उसके प्रेशर में आकर वो अपना जो उसका अपनी जो राइट जजमेंट है आया वो चेंज कर देते हैं या कर देता है या नहीं कर देता? बेटा इस पे तजुर्बा किया गया कि भाई ये लाइन है, आप इन तीनों में से देखें कि कौन सी लाइन इसकी तरह इससे मैच करती है। जी बेटा आपको कौन सी लाइन दिखती है? सर बी वाली। बी। बी। अच्छा बेटा जो राइट जवाब है वो बी है, ठीक है। लेकिन जो बाकी के 7 लोग थे जो कि उसके रिसर्चर के यानी अकम्प्लाइसेस थे, अपने बंदे थे जिनको सिखाया गया था कि आप लोगों ने गलत जवाब देना है, तो उनको कहा कि आप लोग सी जवाब देंगे। अब एक से पूछा गया, हाँ भाई, उसने देख देख कर कहा सी, दूसरे ने कहा सी, तीसरे ने कहा सी, चौथे ने कहा सी, पांचवें ने कहा सी, छठे ने कहा सी, सातवें ने कहा सी। अब अगर 8वां जो बंदा है जिस पे तजुर्बा किया जा रहा है वो शक में पड़ जाएगा, यार मुझे तो बी सही लग रहा है लेकिन ये 7 बंदे गलत नहीं हो सकते, ये 7 बंदे गलत नहीं हो सकते। तो इस 7 बंदों के प्रेशर ने उसकी जो अपनी राइट जजमेंट थी उसको बदल दिया, और वो भी उस गलत फैसले को सही मानने लग गया कि हाँ ये 7 बंदे गलत थोड़ी हो सकते, ये तो सही कह रहे हैं। तो बेटा इस तरह से लोगों के हुजूम को, लोगों की ज्यादा जो ओपिनियन होती है हम उसकी तरफ चाहते हैं, इवन वो लोग गलत भी हों तो हम उनको फॉलो करते हैं, इवन हम अपनी राइट जजमेंट भी छोड़ देते हैं। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। जी यस सर। सॉरी, अच्छा बेटा अब हम आते हैं इसको एक्सप्लेन करने, इसकी एक्सप्लेनेशन। नंबर 1, इमेजिन योरसेल्फ एज वन ऑफ एश वॉलंटियर सब्जेक्ट्स, यानी अपने आप को ये जो एश के सोलोमन एश के वॉलंटियर्स थे उनमें से एक समझें अपने आप को। नंबर 2, यू आर सीटेड सिक्स्थ इन अ रो ऑफ 7 पीपल, यानी आप जो है 7 लोगों की एक रो बनाई गई है और 7 रो में आपका आपका नंबर छठा है, आप छठे नंबर पे बैठे हैं उस लाइन में। नंबर 3, the experimenter explains that you will be taking part in a study of perceptual judgments। ठीक है बेटा, आपको एक्सपेरिमेंटर बताता है कि आपने इस स्टडी में हिस्सा लेना है जिसमें आपकी परसेप्चुअल जजमेंट को देखा जाएगा, यानी आप चीजों को किस तरह से देखते हैं। एंड देन आस्क यू टू से व्हिच ऑफ द 3 लाइंस इन फिगर 6.3 मैचेस द स्टैंडर्ड लाइन, यानी ये जो 3 लाइनें थी उनमें से कौन सी लाइन वो जो स्टैंडर्ड लाइन थी एक्स वाली उसके साथ मैच करती है, आपको ये बताना था। नंबर 4, यू कैन इजीली सी दैट इट्स लाइन ट्रू, यानी आपको इजीली लगेगा कि लाइन नंबर 2 जो है वो एक्स के बराबर वाली लाइन है। सो इट्स नो सरप्राइज देन
No surprise when the 5 people responding before you all say line true. यानी अगर आपके सामने वो 2 बंदे भी 5 बंदे जो हैं आपसे पहले जो बैठे हैं वो अगर कहें लाइन 2 लाइन 2 लाइन 2 तो आप भी कहेंगे हाँ भाई ये तो सही कह रहे हैं. The next comparison proves as easy and you settle in for what seems a simple test. ठीक है बेटा. Number 6, but the third trial startles you. थर्ड ट्रायल startles you यानी दूसरी बार भी जब आप इस तरह से आपकी टेस्ट की जाती है तो आपके सामने दूसरे लोग भी सही जवाब देते हैं और फिर आप भी उनकी तरह सही जवाब देते हैं क्योंकि दूसरे भी सही होते हैं तो आपको सही जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं होती. आप देखते हैं हाँ ये सही है और ये लोग भी सही कह रहे हैं. लेकिन जो तीसरा ट्रायल होता है यानी तीसरी बार जब इस तरह से किया जाता है तो वो आपको तो वो चीज थोड़ी सी यानी परेशान करती है. नंबर 7, although the correct answer seems just as clear cut, यानी आपको क्लियर दिख रहा होता है कि सही दुरुस्त जवाब ये है. The first person gives a wrong answer, यानी आपको पता भी होता है कि सही जवाब ये है लेकिन आप देखते हैं कि जो पहला बंदा आया है उसने गलत जवाब दिया है. नंबर 8, when the second person gives the same wrong answer, you sit up in your chair and stare at the cards. यानी जब अच्छा एक बंदा गलत होता है ना तो आपको फिर भी अपने आप पे शक नहीं होता. आप कहते नहीं. दूसरा जब उसके साथ गलत होता है, फॉर एग्जाम्पल उसने भी गलत बात कह दी, आपको लगता है कि नहीं भाई जवाब तो ये है. लेकिन जब वहां पे 2 बंदे हो गए तो अब आपका वजन, आपको पता है ना अगर तराजू में 2 बंदे आ जाएं तो एक बंदे का वजन कम हो जाता है. तो वो बंदा आप थोड़ा सा देखना शुरू कर देता है यार वाकई भी वो तीसरी तीसरी वाली लाइन तो सही नहीं है. ये 2 बंदे जो वो कह रहे हैं कि ये तीसरी लाइन सही है. नंबर 9, द थर्ड पर्सन एग्रीज विद द फर्स्ट टू. अब जो तीसरा बंदा है वो भी वही जवाब देता है जो बाकी 2 लोगों का था. योर जॉ ड्रॉप्स, यानी जब आप देखते हैं कि भाई उस तरफ तो 3 बंदे हो गए, यानी आप योर जॉ ड्रॉप्स यानी परेशानी में जैसा होता है ना आपकी जॉ थोड़ी नीचे चली जाती है. यू स्टार्ट टू परस्पायर, आपको थोड़ा पसीना आना शुरू हो जाता है. यार शायद मैं गलत तो नहीं हूँ. व्हाट इज दिस, ये क्या है. यू आस्क योरसेल्फ, आप अपने आप से पूछते हैं आर दे ब्लाइंड और आई एम, आया मैं गलत हूं या वो लोग गलत हैं. अब आप अपने आप से थोड़ा सा क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं. नंबर 10, द फोर्थ एंड फिफ्थ पीपल एग्री विद अदर्स. अब जो चौथा और पांचवा बंदा है वो भी उन 3 के साथ एग्री करते हैं कि हाँ ये जवाब लाइन नंबर 3 दुरुस्त है. देन द एक्सपेरिमेंट लुक्स एट यू. अब एक्सपेरिमेंटर आपकी तरफ देखता है कि हाँ भाई आप बताओ कौन सी लाइन सही है. नंबर 11, नाउ यू आर एक्सपीरियंसिंग एन एपिस्टेमोलॉजिकल डिलेमा. व्हाट इज ट्रू, यानी कौन सी चीज सही है. इज इट व्हाट माय पीयर्स टेल मी और व्हाट माय आईज टेल मी, यानी कौन सी बात सही है. आया वो जो मेरे 5 दोस्त बैठे हैं जिन्होंने ये 5 जवाब दिया, आया वो लोग सही है, ये जो मुझे दिख रहा है वो सही है. आप इस कंडीशन में पड़ जाते हैं. नंबर 12, dozens of college students experience that conflict in Ash experiments. यानी कॉलेजेस में जितने भी कॉलेजेस में ये एक्सपेरिमेंट किया गया काफी सारे लोगों को ये परेशानी आई कि एक तरफ बहुत सारे लोग हैं और एक पॉइंट पे वो लोग इकट्ठे हैं और आप समझते हैं कि नहीं मुझे तो कुछ और दिख रहा है. अब इम्तिहान आपका होता है कि आया आप दूसरे लोगों वाली बात मानेंगे या आपके अपने माइंड में जो बात है आप उसको ही ट्रू मानेंगे. नंबर 13, those in a control condition who answered alone were correct more than 99% of the time. यानी जब आपको अलग अलग दिखाया गया, फॉर एग्जाम्पल अब आपको तो एक रूम में 7 जनों को बिठाकर आपके सामने उनका जवाब लिया गया, लेकिन दूसरी तरफ जब ये देखा गया कि आपको फॉर एग्जाम्पल चिट दी गई कि भाई आप अपनी चिट पे अपना जवाब लिखेंगे. अब आपको पता ही नहीं है कि दूसरे लोग क्या जवाब दे रहे हैं. तो जब आपको दूसरे लोगों के जवाब का पता नहीं था तो 99% यानी आपका जवाब दुरुस्ती तो होता था कि भाई लाइन नंबर 2. लेकिन जब आपको दूसरे लोगों के जवाबात का पता चल रहा है तो उस वक्त क्या होगा, आप अपनी थॉट, आप अपनी जजमेंट पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. यार इतने सारे लोग गलत थोड़ी हो सकते हैं, शायद ये बात, शायद मेरी आंखों का वहम है, मुझे ये चीज गलत दिख रही है. ठीक है बेटा, इसीलिए तो कहते हैं ना कभी कभी क्या होता है कि जब आप लोगों के पीछे भागते हैं, क्राउड के पीछे भागते हैं तो लोग तो गलत होते हैं.
आप फिर उनकी खातिर अपनी जो दुरुस्त डायरेक्शन होती है वो भी आप लोग छोड़ देते हैं। नंबर 14, if several others confederates coached by the experimenter gave identical wrong answers, 37% of the responses were conforming, or should we say trusting of others। यानी जब जो कॉन्फिडरेट्स थे, जो अकम्प्लाइसेस थे, जो रिसर्चर के, जब उन्होंने गलत जवाब दिए तो जितने भी है ना एक्सपेरिमेंट्स किए गए, 37% जो रिस्पॉन्सेस थे उन्होंने अपनी बात को छोड़कर बाकी के जो लोग हैं उनकी गलत बात पे भी उन्होंने एग्री किया कि हाँ यही जवाब है। इट मीन्स ट्रस्टिंग अदर्स, यानी इंस्टीड ऑफ ट्रस्टिंग योरसेल्फ यू आर मोर लाइकली टू ट्रस्ट अदर्स। तो बेटा ये था सोलोमन एश का तजुर्बा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बेटा, ये सिचुएशन आपको कहाँ दिखाई देती है? यानी Sir, you try to follow others। exam room में sir. अच्छा, फॉर एग्जांपल आपने एक जवाब दिया है मैथमेटिक्स का, अब आपकी एक इक्वेशन में एक जवाब निकला है, आप कॉन्फिडेंट होके बैठे हुए हैं, लेकिन आप एक से पूछते हैं हाँ भाई आपने जो है वो क्या याद किया है, आपका जवाब क्या है? एक बंदे का जवाब आपसे दूसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का भी उन लोगों के जैसा, चौथे का भी उन लोगों के जैसा। आपको पेट में मरोड़ उठने लगेगी कि भाई ये क्या, मेरा तो गलत है, ये चार बंदों का जवाब एक जैसा, मेरा अलग है। इवन आपका करेक्ट क्यों ना हो, लेकिन आप जो है अपने जवाब से थोड़ा खौफ खाना शुरू कर देंगे। इज इट क्लियर? जी सर। हाँ, अब फॉर एग्जाम्पल इम्तिहानों में फिर और आप पूछते हैं कि हाँ भाई आपने क्या सवाल आज याद किए हैं, आपने क्या किए हैं, जो बंदा आपको वही सवालात बताता है जो आपने भी याद किए हैं, तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ वाकई भी मैं राइट ट्रैक पे जा रहा हूँ। लेकिन अगर दूसरे बच्चे बचाते हैं नहीं भाई हम तो फला वाले सवाल याद कर रहे हैं, जब आप देखते हैं कि मेजोरिटी वाले बच्चे किसी और चैप्टर के सवाल याद कर रहे होते हैं और आप किसी और के चैप्टर के कर रहे होते हैं, और अगर आप तन्हा होते हैं तो आपको थोड़ी परेशानी होती है कि यार इतने सारे लोग जो है वो फला टॉपिक कर रहे हैं, यानी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, मैं तो गलत चल रहा हूँ। तो फिर आप इवन राइट क्यों ना हो लेकिन आप भी उनकी तरह ही करना शुरू कर देते हैं। अच्छा बेटा, तीसरी एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं, आपको पता है कि जब कभी आपसे कोई कंट्रीब्यूशन लेने आता है या यानी इसका मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम हुआ था, होते रहते हैं हर साल मिलादुन नबी के। तो एक साल जो है यानी हमारे पास आती है, फाइल आती है कि भाई आप लोग कंट्रीब्यूट करें 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, जितने भी आप दें। तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने पता नहीं 200 दिए थे या 500 दिए थे या 100 दिया था, मुझे कोई याद नहीं है। तो जितना अमाउंट, क्योंकि मेरा नाम सबसे पहले था, सबसे पहले मेरा नाम था। अब जो दूसरे बंदे ने पैसे दिए तो उसने अपने माइंड से नहीं सोचा कि मुझे कितना देना है, उसने ऊपर देखा कि ऊपर वाले ने कितने दिए, ऊपर अगर 200 रुपए लिखे तो उसने भी 200 रुपए दे दिए। अब तीसरे बंदे से पैसे लेने जा रहे हैं, उसने देखा कि भाई पहले दो वालों ने कितने दिए, अगर दोनों ने 200 दिए तो मुझे भी 200 देने। तो जो पहले पहले वाला बंदा है ना, वो अगर यानी वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसका बिहेवियर ही कॉपी होता है दूसरे लोगों की तरफ से। इज इट क्लियर? ये सर, ये अक्सर शादियों में भी होता है, गांव में जितने मतलब ऊपर लिखे होते हैं ना जो देते हैं जितने पैसे 500 या 1000, तो वो उसी को देख के फिर वो उतने देते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, उसके अलावा कोई मिसाल? सर उसके अलावा हमारे ही ग्रुप में हुआ था, जब आपने उसका पूछा पेपर के डेट का पूछा था, तो एक ने जवाब दिया 15, तो सारे 15 ही देने लग गए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, इसको यानी हम रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब इससे हम क्या फायदा ले सकते हैं अपनी लाइफ में बेटा? इसका ये भी हम फायदा ले सकते हैं कि जैसे अगर हमारे बच्चे होंगे फ्यूचर में, तो हम ये देखें कि जो सबसे पहला बच्चा होता है ना, उस पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करें आप टाइम। अगर वो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, आपने उस पर बहुत ज्यादा मेहनत कर दी, दूसरे तीसरे चौथे बच्चे पे आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पहले वाला बच्चा है उसका पैटर्न, उसका बिहेवियर, उसका तरीकेकार, वो जो दूसरे वाला बच्चा है वो उसको देखकर अब बड़ा होगा कि मेरा बड़ा भाई या बहन क्या कर रहा है, मैं भी उसकी तरह मुझे बनना है। बात समझ में आ रही है?
यस सर, अभी पेपर में भी ऐसा हुआ था। सबने कोई और एमसीक्यूज लिखा था और मैंने कुछ और, तो मैंने देखा कि सब ने अलग अलग लिखा है, तो मैंने भी अपना मिटाया और उनकी तरह लिख दिया। जी जी ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, अब हम आएंगे सेकंड एक्सपेरिमेंट पे, मिलग्राम्स ओबीडियंस एक्सपीरियंस। बेटा स्टेनले मिलग्राम जो है उसने ओबीडियंस पे तजुर्बा किया। अच्छा बेटा, इसका बैकग्राउंड में हम लोगों को बता दूं कि जंगीजी दोम में ये जो यहूदी हैं उनका कत्लेआम हुआ था जर्मनी में। तो यानी अच्छे खासे लोग जो बड़े अच्छे थे उन्होंने भी यानी आम इंसानों को यानी काटना, गाजर मूली की तरह काटना शुरू किया। तो इस बंदे ने, ये चूंकि खुद भी यहूदी था, तो इसने ये सोचा कि क्यों इंसान इतना वहशी हो जाता है कि अपने जैसे इंसान को, सांस लेते हुए इंसान को मारते उसको कुछ तकलीफ भी नहीं होती। तो उसने इस फिनोमिनन पे रिसर्च की कि इंसान के अंदर में ये जो वहशीपन आता है या लोगों को मारता है और उससे कुछ महसूस नहीं होता, तो क्यों होता है ऐसा। इस क्यों के जवाब में इसने ये तजुर्बा किया था। नंबर 1, मिलग्राम्स 1965 1974। बेटा इस टाइम के दरमियान में इसके तजुर्बात हुए। एक्सपेरिमेंट टेस्टेड व्हाट हैपेंस व्हेन द डिमांड्स ऑफ अथॉरिटी क्लैश विद द डिमांड्स ऑफ कॉन्शियंस। यानी एक होती है डिमांड्स ऑफ कॉन्शियंस यानी आपके जमीर की आवाज, और दूसरी होती है डिमांड्स ऑफ अथॉरिटी यानी आपकी अथॉरिटी है ऊपर। अगर आप पुलिस अफसर हैं तो आपके ऊपर एसपी, एसएचओ या कोई और अफसर होता है। आप अगर आर्मी में हैं तो आप सिपाही होते हैं, तो आपके ऊपर जो मेजर होते हैं, कर्नल होते हैं, आपके अफसर होते हैं, उनका हुक्म चलता है, आपको वो हुक्म मानना होता है। तो जब आपके अपने आपको कुछ ऐसा अहकाम मिले कि भाई आपने ये जो मजलूम बच्चा है इसको मारना है, ये छोटा सा बच्चा है, अब आपका दिल करेगा यार ये बच्चा है मैं इसको कैसे मारूं, लेकिन आपका ऊपर अफसर कहेगा आपको मारना है, आपका दिल करेगा मुझे नहीं मारना चाहिए। तो तजुर्बात ने ये शो किया है, हम कहेंगे नहीं हम अपने दिल की आवाज सुनेंगे, लेकिन बेटा ये हम अभी इस तजुर्बे से नहीं गुजरे इसीलिए बात हम करें। रियल लाइफ में ये होता है कि लोग अपने दिल की आवाज को दबाकर वो गलत काम कर देते हैं अथॉरिटी की वजह से। नंबर 2, a stern experimenter in a lab coat explains that this is a pioneering study of the effect of punishment on learning। बेटा मिलग्राम ने कुछ लोगों को वॉलंटियर किया और कहा कि हम एक तजुर्बा करने वाले हैं, उसमें हम ये देखेंगे कि पनिशमेंट का लर्निंग पर क्या असर पड़ता है। यानी अगर हम स्टूडेंट्स को पनिश करते हैं तो क्या उस पनिशमेंट के नतीजे में उसकी लर्निंग बढ़ती है या नहीं बढ़ती। इस मौजू पर हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। बात कुछ और थी लेकिन इसने ये बात बताई। मेरा तजुर्बात में ऐसे ही होता है, आप कभी कभी अपना असल मकसद छुपा देते हैं और बाद में वो बताते हैं कि मेरा असल मकसद क्या था। नंबर 3, the experiment requires one of them to teach a list of word pairs to the other and to punish errors by delivering shocks of increasing intensity। बेटा वो जितने भी वॉलंटियर्स थे उनमें से एक वॉलंटियर को टीचर किया गया, उनमें से एक वॉलंटियर को टीचर किया गया और बाकी के जितने भी वॉलंटियर्स थे उनको जो वो स्टूडेंट किया गया। ठीक है बेटा। अब असल इम्तिहान किसका था? असल इम्तिहान था टीचर का, कि आया टीचर जब कोई चीज पूछता है अपने स्टूडेंट से, और स्टूडेंट्स जो थे वो सारे उसके यानी बंदे थे, क्या कहते हैं, जासूस थे, आप यूं समझें, एक्सपेरिमेंटर के, जो तजुर्बा करने वाला था उसके जासूस थे, उसके अपने बंदे थे। उनको सिखाया, उनको कहा गया कि आपने जानबूझकर गलत जवाब देने हैं, और टीचर को ये कहा गया, क्योंकि तजुर्बा टीचर पे करना था, तो टीचर को ये कहा गया कि आपने जो है वो इनसे सवालात पूछने हैं। जब जब वो सवालात पूछेंगे, आप उनसे सवालात पूछेंगे तो वो अगर आपको जवाब गलत दें तो आपको एक शॉक देना है उनको। बेटा आपको पता है शॉक दिया जाता है मशीन के जरिए। एक मशीन थी जिस पर शॉक दिए गए थे और उसकी रेंज क्या थी, आगे हम पढ़ेंगे कि 15 से लेकर 350 या उससे भी कुछ ऊपर का शॉक। 15 का शॉक वो थोड़ा हल्का होता है, आपको थोड़ी सी तकलीफ होती है। 30 का शॉक उससे थोड़ा ज्यादा होता है, 45 का उससे ज्यादा, 60 का उससे ज्यादा, 75 का उससे ज्यादा, और आखिर वाला जो शॉक था वो बहुत तेज शॉक था। तो ये देखना था कि
यानी टीचर जो है वो गलत जवाब देने पर वो जो शॉक देता है और शॉक के जवाब में वो जो सामने वाले लोग तड़पते हैं, तकलीफ से क्राई करते हैं, उसकी क्राई के बाद ये बंदा शॉक देना छोड़ देता है या अपने शॉक्स कंटिन्यू करेगा, ये बात देखनी थी। नंबर 4, टू असाइन द रोल्स दे ड्रॉ स्लिप्स आउट ऑफ अ हैट, यानी टीचर्स कौन बनेगा, स्टूडेंट्स कौन बनेगा, उसके लिए पर्चियां निकाली गई और टीचर जो निकाला गया उसको एक तरफ किया गया, बाकी के जो स्टूडेंट्स थे उनको साइड में करके उनको समझाया गया कि आपको ये शॉक लगाएगा और आपने थोड़ी सी चीख करनी है, आपको शॉक तकलीफ नहीं देगी, लेकिन पहले शॉक पे आपको इतनी चीख करनी है, दूसरे शॉक पर आपको इतनी चीख करनी है, थर्ड पे और ज्यादा करनी है। अब हमने ये देखना है कि आप जब क्राई करते हैं, आप जब चीखते हैं, तो क्या आपके चीखने के जवाब में ये बंदा आपको शॉक देना छोड़ देगा या अपने शॉक कंटिन्यू करेगा। नंबर 5, one of the men, a mild-mannered 47 years old accountant who is actually the experimenter's confederate, says that his slip says learner and is ushered into an agent's room. ठीक है बेटा, यानी 47 साल का एक बंदा है, उसकी पर्ची में लर्नर आ गया कि भाई ये एक स्टूडेंट है, और उसको रिसर्चर का यानी कहा गया कि भाई आप इस तरह से करेंगे, बाद में उनको ट्रेन किया गया पर्चियां निकलने के बाद। Number 6, the other man, a volunteer who has come in response to a newspaper ad, is assigned to the role of teacher. अच्छा बेटा, इन तजुर्बात के लिए लोग कहाँ से आते हैं? इनके लिए अमेरिका में, कनाडा में, इस तरह के ममालिक में ऐसे तजुर्बात होते हैं, तो सबसे पहले लोगों को हायर किया जाता है। हायर कैसे किया जाता है? उनको कहा जाता है, अखबारों में एडवर्टाइजमेंट दी जाती है, भाई ये तजुर्बा कर रहे हैं, हम आपको इतने इतने पैसे देंगे, आप इतने इतने दिनों के लिए हमारे साथ रहेंगे। तो उस एडवर्टाइजमेंट के जवाब में लोग आते हैं फिर एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने। तो उस एड के नतीजे में आए और उनको फिर अलग अलग रोल असाइन किया गया कि भाई फलां टीचर होंगे और फलां फलां स्टूडेंट्स होंगे। और बेटा एक चीज वाज़ेह कर दूं कि ये एक टीचर की बात नहीं है, यानी हर तजुर्बे में एक टीचर था, तो इस तरह के पता नहीं कितने तजुर्बे किए गए। अब देख सकते हैं कि उन सारे टीचर से आप लोगों की माइक क्यों खुल जाती है? अच्छा, नंबर 6, अच्छा नंबर 7, he takes a mild simple shock and then looks as an experimenter straps the learner into a chair and attaches an electrode to his wrist. बेटा वो लर्नर को एक चेयर के साथ बांधता है और वो जो इलेक्ट्रिक शॉक पैदा करने वाली इलेक्ट्रोड मशीन है वो उसके बाजू के साथ यानी अटैच करता है ताकि शॉक उसको लग सके। नंबर 8, टीचर एंड एक्सपेरिमेंटर देन रिटर्न टू द मेन रूम, यानी एक्सपेरिमेंटर और टीचर जो है वो मेन रूम में आते हैं जहां पे तजुर्बा हो रहा होता है, जो लर्नर होते हैं वो दूसरे रूम में बिठा दिए जाते हैं, वेयर द टीचर टेक्स हिज प्लेस बिफोर अ शॉक जनरेटर विद स्विचेस रेंजिंग फ्रॉम 15 to 450 वोल्ट्स इन 15 वोल्ट्स इंक्रीमेंट, यानी 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 इस तरह से यानी शॉक्स बढ़ते जा रहे थे। जैसे वॉइस होता है ना हमारा 1, 2, 3, 4, 5, जितना टीवी को ज्यादा वॉल्यूम देंगे तो उतना ज्यादा शोर मचेगी टेलीविजन, बिल्कुल ऐसे ये जो इलेक्ट्रोड मशीन थी, जितना ज्यादा आप ऊपर जाती तो उससे इतना ज्यादा शॉक जनरेट होता। नंबर 4, द स्विचेस आर लेबल्ड स्लाइड शॉक, वेरी स्ट्रॉन्ग शॉक, डेंजर, सेवर शॉक एंड सो फोर्थ, यानी जो स्विच थे उन पे लिखा था कि सबसे छोटा जो शॉक है वो स्लाइड शॉक है, और उसके बाद वेरी स्ट्रॉन्ग शॉक है, उसके बाद डेंजर है, उसके बाद सेवर शॉक है, उसके बाद सो फोर्थ, यानी इस तरह से इंक्रीमेंटल यानी वो शॉक्स थे। अंडर द 435 एंड 450 वोल्ट स्विचेस अपीयर ट्रिपल एक्स, यानी 435 और 450 के दरमियान यानी ट्रिपल एक्स यानी बहुत ज्यादा खतरनाक किस्म का शॉक, यानी वो लिखा था 435 और 450 के दरमियान जो यानी वॉल्यूम वोल्ट था उस पर। अब जब वहां भी आप पहुंच जाते हैं यानी आप एक्सट्रीम लेवल का शॉक दे रहे हैं सामने वाले बंदे को। नंबर 10, the experiment tells the teacher to move one level higher on the shock generator each time the learner gives a wrong answer. जो तजुर्बा करने वाला था उसने उस टीचर को कहा कि आपने एक सवाल पूछा, गलत जवाब मिला, 15 का शॉक दें, दूसरा सवाल पूछा, गलत जवाब मिला, 30 का शॉक दें।
तीसरा जवाब पूछा, गलत जवाब मिला, 45 का शॉक दे। ऐसे आपको शॉक की लेवल बढ़ाते रहनी है। विद ईच फ्लिक ऑफ अ स्विच लाइट्स फ्लैश, रिले स्विचेस क्लिक एंड एन इलेक्ट्रिक बजर साउंड्स, यानी जब आपने शॉक किया तो एक अजीब किस्म का आवाज यानी शॉक का निकलता है उस मशीन से। नंबर 12, if the participant complies with the experimenter's request, he hears the learner's grunt at 75, 90 and 105, यानी 75 का जब शॉक मिला, 15 पे यानी इतना शॉक था कि उसकी चीख भी नहीं निकली, बहुत कम शॉक था। 30, 45, 60, 75 यानी पांचवी गलती पे जो 75 का शॉक था, अब उसके मुंह से आवाजें निकलना शुरू हो गई कि भाई मुझे तकलीफ हो रही है। 75, 19, 105 उसकी आवाजें बढ़ती जा रही थी। Number 13, at 120 volts the learner shouts that the shocks are painful. जब 120 क्रॉस करता है तो अब वो जो सामने वाला लर्नर है वो चीख रहा होता है कि भाई मुझे तकलीफ हो रही है। एंड एट 150 volts he cries out, 150 पर वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, एक्सपेरिमेंटर गेट मी आउट ऑफ हियर, मुझे यहाँ से निकालो, आई वॉन्ट बी इन द एक्सपेरिमेंट एनी मोर, मुझे नहीं करना तजुर्बा, आई रिफ्यूज टू गो ऑन, मुझे आगे नहीं बढ़ना आप लोगों के साथ। नंबर 14, बाय 270, 270 तक जो शॉक पहुंचता है करंट वाला, हिज प्रोटेस्ट हैव बिकम स्क्रीम्स ऑफ अग्नि, यानी बहुत दर्द होता है उसकी चीखों से, जैसे होता है ना बच्चा, मासूम बच्चा चीखने की इंतहा पे पहुंचता है तो उसमें से दर्द यानी छलकना शुरू हो जाता है। एंड ही कंटिन्यूज टू इंसिस्ट टू बी लेट आउट, वो कहता है मुझे यहाँ से निकालो। एट 300 and 315, 300 और 315 का जो शॉट आता है, screams his refusal to answer, जब पूछा जाता है तो वो चीखने लगता है कि मुझे यहाँ से निकालो, मुझे जवाब नहीं देना। आफ्टर 330 volts he falls silent, 330 के बाद वो खामोश हो जाता है यानी बेसुध हो जाता है, अब उसकी चीखने चिल्लाने की सलाहियत भी खत्म हो गई। नंबर 15, in answer to the teacher's inquiries and pleas to end the experiment, the experimenter states that the non-responses should be treated as wrong answers, कि भाई जब वो सामने वाला कोई जवाब नहीं देता, खामोश होता है, आप खुद को बताओ कि उसका गलत जवाब है, उस पर भी उसको शॉक देना है। नंबर 16, to keep the participant going he uses 4 verbal prods, यानी अब टीचर थोड़ा परेशान हो जाएगा, भाई सामने वाला बंदा चीख रहा है कि भाई मुझे यहाँ से निकलने दो, मैं उसको शॉक दे रहा हूँ, और मेरे ऊपर जो एक्सपेरिमेंटर खड़ा है वो कहता है नहीं नहीं गो ऑन आप कंटिन्यू करें तजुर्बे को। अच्छा, अब वो जो परेशान होता है टीचर, तो उसको परेशानी खत्म करने के लिए और गो ऑन करने के लिए 4 किस्म की बातें वो तजुर्बा करने वाला एक्सपर्ट जो है वो 4 किस्म की बातें उसको बताता रहता है। वो क्या है? नंबर 1, प्लीज कंटिन्यू और प्लीज गो ऑन, कि भाई चलते रहो चलते रहो। प्लॉट नंबर 2, द एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्स दैट यू कंटिन्यू, भाई ये तजुर्बे की रिक्वायरमेंट है कि आप अपना रोल कंटिन्यू करेंगे, सामने वाले बंदे की चीखों के को नहीं देखेंगे। प्लॉट नंबर 3, इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल दैट यू कंटिन्यू, ये निहायत ही जरूरी है कि आप जारी और सारी रखिए अपना काम। प्लॉट नंबर 4, यू हैव नो अदर चॉइस, यू मस्ट गो ऑन, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको चलते रहना है। इस 4 किस्म की बातें उसको कहता रहता था तजुर्बेकार जो एक्सपेरिमेंटर था कि आपको कंटिन्यू करना है। तो एक तरह की यानी प्रॉड कहते हैं पुशिंग को, परस्यूएट कर रहे हैं, आप किसी को परस्यूएट कर रहे हैं भाई आप करते रहो, ये तजुर्बेकार कर रहा था, तजुर्बा करने वाला। नंबर 17, हाउ फार वुड यू गो, आप फॉर एग्जाम्पल आप अपने आप को वहां पे खड़े करें, आप कितने शॉक्स तक चले जाएंगे। Milgram described the experiment to 110 psychiatrists, college students and middle class adults, यानी मिलग्राम ने कहा कि 110 तक जो है वो यानी साइकियाट्रिस्ट हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, मिडिल क्लास एडल्ट्स हैं, 110 तक चल सकते हैं। 110 के बाद जब वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे तो ये जो टीचर हैं वो खुद कहेंगे मैंने नहीं भाई हमें तजुर्बा, आपके तजुर्बे का हिस्सा नहीं होना, वो बंदा बेचारा चीख रहा है, उसकी चीखें हमें सुनाई नहीं दे रहे, हम नहीं कर रहे। तो इस एक्सपेरिमेंटर को ये उम्मीद थी कि 110 से आगे वो लोग नहीं जाएंगे, 110 पे तजुर्बे को खत्म कर देंगे कि भाई हमें खत्म करना है, वो बेचारे चीख रहे हैं, हमें आपके तजुर्बे का हिस्सा नहीं बनना है। नंबर 18, people in all 3 groups guessed that they would disobey by about 135, यानी तीनों ग्रुप्स में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 135 तक ये डिसओबे करना शुरू कर देंगे, भाई हमसे ये नहीं होगा, हम नहीं तजुर्बा कर रहे हैं। none expected to go beyond 300 volts, किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था
कि 300 वोल्ट से भी ज्यादा कोई टीचर क्रॉस कर सकता है। उन्होंने कहा भाई ये इंसान है, उसकी चीखें कैसे सुनाई देंगी, वो खत्म कर देगा बात को वहीं पर ही 135 तक। 300 से क्रॉस हो गई नहीं। 19 recognizing that self estimates may reflect self serving bias, Milgram asked them how far they thought other people would go। ठीक है, उससे पूछा गया कि दूसरे लोग जो है वो कितना आगे जाएंगे। Number 20, virtually no one expected anyone to proceed to triple X on the shock panel. The psychiatrist gazed about 1 in 1,000। यानी जब साइकियाट्रिस्ट से पूछा गया आपको क्या लगता है कि कितने लोग होंगे जो यानी ट्रिपल एक्स लेवल पे पहुंचेंगे, यानी 445 तक आखिरी हद तक पहुंच जाएंगे, कितने लोग? तो जो साइकियाट्रिस्ट थे, जो इंसान की मिजाज को जानते हैं, वो उन्होंने कहा कि 1000 बंदों में से कोई एक ऐसा नफ्सियाती होगा जिस पर लोगों की चीखों का असर नहीं होगा और वो 450 को क्रॉस कर लेगा। 1000 में कोई एक होगा। साइकियाट्रिस्ट ने ये बात कही थी। लेकिन तजुर्बे से क्या साबित हुआ? बट when Milgram conducted the experiment with 40 men and vocational mix of 20 to 50-year-olds, 26 of them, यानी 40 बंदे, 40 टीचर्स, 40 तजुर्बे किए गए, 40 टीचर का आप कंक्लूजन देखे, 40 मेन, a vocational mix of 20 to 50-year-olds, 20 से 50 साल तक के ये लोग थे। 26 of them यानी 65%, 65% progressed all the way to 450, यानी 65%, 65% जो टीचर्स थे उन्होंने आखिरी हद को छू लिया, यानी 450 तक उन्होंने शॉक दे दिए। तो वो जो साइकियाट्रिस्ट कह रहे थे कि 1000 में से एक बंदा करेगा, ये तो 40 में से 26 लोग क्रॉस करके वहशत की इंतहा आखिरी हद तक वो क्रॉस करके गए, यानी 65% लोग जो हैं वो यानी वो हद पार कर गए, वहशत की इंतहा कर दी उन लोगों ने। 22 those who stopped often did so at the 150 वोल्ट पॉइंट, और जो बाकी के 14 लोग थे जिन्होंने छोड़ दिया तजुर्बा कि भाई हम नहीं कर सकते, हम इनकी चीखें नहीं सुन सकते, उन वो लोग भी 150 तक पहुंच गए थे। When the learners' protestations became more compelling, यानी 150 तक वो लोग भी पहुंच गए थे। तो अब आप इनसे अंदाजा करें। अब हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे व्हाट ब्रीड्स ओबीडियंस, कि ऐसा क्यों होता है कि लोग इस किस्म की वहशत का इजहार करते हैं, लोगों की चीखें भी उनको सुनाई नहीं देती, उनको मजबूर नहीं करती इस तरह के कामों से बाज आने में। इंशाल्लाह हम सेकंड सेशन में डिस्कस करेंगे।